डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ईरान के भूमिगत मिसाइल शहर निशाने पर 50 इजरायली लड़ाकू विमानों ने की भीषण गोलाबारी। पश्चिम एशिया में एंट्री ड्रोन सिस्टम तैनात करेगा अमेरिका। ईरानी ड्रोन से बचाव की तैयारी तेज। नेपाल में बन सकती है जेनजी सरकार, प्रचंड जीत की ओर बढ़ रही है। बालेन शाह की आरएसपी। नेपाल चुनाव में ओली हारे। 9 मार्च तक काउंटिंग पूरी होने की उम्मीद। सीएम योगी का आगरा दौरा आज, संघ और भाजपा की होगी बैठक। आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन संभव। आज से घरेलू एलपीजी सिलेंडर हुआ महंगा, कीमत में 60 रुपए की वृद्धि। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर से। पश्चिम एशिया में ईरानी ड्रोन खतरे को देखते हुए अमेरिका जल्द मेरोप्स एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करेगा। यूक्रेन में सफल रहे इस एआई आधारित सिस्टम से ड्रोन को पहचान कर उन्हें हवा में ही नष्ट किया जा सकेगा। ईरान की ओर से दागी जा रही मिसाइलों और ड्रोन की संख्या में कमी आने का दावा अमेरिका और इजराइल के साथ जारी युद्ध के बीच संकेत मिले हैं कि ईरान ने अपने कुछ ट्रक आधारित मिसाइल लॉन्चरों और मिसाइलों को भूमिगत बंकरों से बाहर निकालकर दूसरी जगहों पर स्थानांतरित कर दिया है। विश्लेषकों का मानना है कि ये कदम संभावित हवाई हमलों से बचाने और हथियारों को अलग अलग स्थानों पर फैलाने की रणनीति के तहत उठाया गया होगा। रिपोर्टों के अनुसार ईरान ने पिछले कई वर्षों में अपने विशाल मिसाइल भंडार को सुरक्षित रखने के लिए पहाड़ों और भूमिगत सुरंगों में बड़े बड़े बंकर बनाए थे, जिन्हें अक्सर मिसाइल सिटी कहा जाता है। लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिकी और इजरायली लड़ाकू विमान तथा ड्रोन इन ठिकानों के ऊपर लगातार निगरानी करते हुए जैसे ही लॉन्चर बाहर निकलते हैं उन्हें निशाना बना रहे हैं। ईरान के कुल मिसाइल भंडार के आंकड़े अलग अलग हैं। इजरायली सेना युद्ध से पहले इसे करीब 2500 मिसाइल बताती है, जबकि कुछ स्वतंत्र विश्लेषकों का अनुमान 6000 तक का है। कई स्थानों पर भारी बमबारी के कारण कुछ मिसाइलें और लॉन्चर बंकरों के अंदर ही फंस गए हैं। हाल ही के दिनों में ली गई सैटेलाइट तस्वीरों में भूमिगत ठिकानों के प्रवेश द्वारों के पास नष्ट हुई मिसाइलों और लॉन्चरों के अवशेष दिखाई दिए हैं। इन हमलों में दक्षिणी शहर सिराज के आसपास स्थित ठिकानों के समूह को कई बार निशाना बनाए जाने के संकेत मिले हैं। इसके अलावा इस्फहान, तबरीज और केरमनशाह के पास भी स्थित मिसाइल अड्डों पर हमले की जानकारी सामने आई है। इस बीच अमेरिकी और इजरायली अधिकारियों का कहना है कि हाल ही के दिनों में ईरान की ओर से दागी जा रही बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन की संख्या कुछ कम हुई है। इसके पीछे एक कारण लगातार हवाई हमले बताए जा रहे हैं, जबकि ये भी संभावना जताई जा रही है कि ईरान लंबा संघर्ष होने की आशंका में अपने मिसाइल भंडार को बचा कर रखना चाहता है। शुक्रवार तड़के इजरायली लड़ाकू विमानों ने तेहरान के मध्य में एक बड़ा हमला किया, जिसमें ईरान के सर्वोच्च नेता के नेतृत्व परिसर के नीचे बने एक भूमिगत बंकर को निशाना बनाया गया। इजरायली वायुसेना ने बताया कि इस अभियान में लगभग 50 विमानों ने भाग लिया, जिन्हें इजरायल की सैन्य खुफिया जानकारी के आधार पर निर्देशित किया गया था और मोसाद के साथ समन्वय किया गया था। लक्ष्य अयातुल्ला अली खामेनेई के लिए निर्मित भूमिगत बंकर था। अगली बड़ी खबर, नेपाल में गुरुवार को हुए राष्ट्र चुनाव के बाद वोटों की गिनती हो रही है। पिछले साल हिंसक जेनजी विरोध प्रदर्शनों के बाद ये देश में पहला आम चुनाव है। प्रदर्शनों के चलते केपी शर्मा ओली की गठबंधन सरकार गिर गई थी। गुरुवार को हुए चुनाव में लगभग 60% वोटिंग हुई थी। अभी तक की मतगणना में काठमांडू के मेयर रह चुके बालेन्द्र शाह की राष्ट्र स्वतंत्र पार्टी बम्पर जीत की ओर बढ़ रही है। चुनाव में केपी शर्मी ओली की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, शेर बहादुर देउबा की नेपाली कांग्रेस और पुष्प दहल प्रचंड की सीपीएन को बड़ा झटका लगा है। केपी शर्मा ओली को तो अपनी चुनावी सीट भी हार गए हैं। नेपाल के राष्ट्रीय चुनाव में बालेन शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने अब तक 13 सीटों पर जीत हासिल कर ली है।
आरएसपी अभी 101 सीटों पर आगे चल रही है। नेपाल चुनाव आयोग के डेटा के अनुसार नेपाली कांग्रेस ने अब तक 4 सीटें जीती हैं। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ने 2 सीटें, जबकि केपी शर्मा ओली की सीपीएन यूएमएल ने 1 सीट हासिल की है। नेपाल के चुनाव आयोग ने कहा है कि फाइनल नतीजे 9 मार्च तक आने की उम्मीद है। नेपाल के मुख्य चुनाव आयुक्त राम प्रसाद भंडारी ने कहा है कि संसदीय चुनाव के वोटों की गिनती 9 मार्च तक पूरे होने की उम्मीद है। 2022 में हुए पिछले संसदीय चुनाव में रिजल्ट घोषित होने में करीब 2 सप्ताह लगे थे। भंडारी ने कहा कि चुनाव आयोग काउंटिंग शुरू होने के 24 घंटे के अंदर 165 सीटों के लिए रिजल्ट जारी कर देगा। उन्होंने बताया कि गुरुवार को हुए राष्ट्रीय चुनाव में 60% मतदाताओं ने वोट डाले थे। अगली बड़ी खबर, आज से प्रभावी हो गई है नई दरें। देश भर में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतें आज से 60 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जिसमें 14.2 किलोग्राम सिलेंडर अब दिल्ली में 913 रुपए का हो गया है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में आज से बढ़ोतरी कर दी गई है। देश भर में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 60 रुपए की वृद्धि हुई है। इसी तरह 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में भी आज से 115 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इसका सीधा असर होटल, रेस्टोरेंट और छोटे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर पड़ेगा। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 853 रुपए से बढ़कर 913 रुपए हो गई है। मुंबई में घरेलू सिलेंडर की नई दर अब 912 रुपए 50 पैसे है, जो पहले 852 रुपए 50 पैसे थी, जबकि चेन्नई में ये 868 रुपए 50 पैसे से बढ़कर 928 रुपए 50 पैसे हो गई है। ये संशोधित दरें आज से ही प्रभावी हो गई हैं। व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में भी भारी बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1768 रुपए 50 पैसे से बढ़कर 1883 रुपए हो गई है। मुंबई में ये 1720 रुपए 50 पैसे से बढ़कर 1835 रुपए हो गई है। कोलकाता में कीमत 1875 रुपए 50 पैसे से बढ़कर 1990 रुपए और चेन्नई में 1929 रुपए से बढ़कर 2043 रुपए 50 पैसे हो गई है। इससे पहले अप्रैल 2025 से घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ था। ये ताज़ा संशोधन घरेलू उपभोक्ताओं और व्यावसायिक उपभोक्ताओं दोनों के लिए एक बड़ी वृद्धि है। अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में आज सियासी और प्रशासनिक हलचल तेज है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ताज नगरी आगरा में भाजपा और संघ के शीर्ष पदाधिकारियों के साथ आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार करेंगे। वे संघ के और भाजपा के चुनिंदा पदाधिकारियों के साथ करीब 2.5 घंटे तक अहम बैठक करेंगे। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहेंगे। बैठक का मुख्य एजेंडा आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति बताया जा रहा है। आपको बता दें, आज उत्तर प्रदेश में सियासी और प्रशासनिक हलचल तेज है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ताज नगरी आगरा में भाजपा और संघ के शीर्ष पदाधिकारियों के साथ आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार करेंगे। वे संघ और भाजपा के चुनिंदा पदाधिकारियों के साथ करीब 2.5 घंटे तक अहम बैठक कर सकते हैं। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, बताइए क्या कुछ जानकारी, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा में बैठक करने वाले हैं, क्या कुछ संभव है? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आगरा, ताजनगरी आगरा और धर्मनगरी मथुरा, इन दोनों जिलों के वो दौरे पर रहेंगे। इस दौरान जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसको लेकर एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री देंगे। साथ ही साथ जो ब्रज क्षेत्र के विकास कार्य हैं और जो धार्मिक परियोजनाएं हैं उसकी विशेष समीक्षा भी मुख्यमंत्री करेंगे। करीब 10 बजे के आसपास, यानी
अब थोड़ी देर में मुख्यमंत्री आगरा पहुंच जाएंगे, जहां पर एक उनको कार्यक्रम में शामिल होना है और आगरा के कार्यक्रम को खत्म करने के बाद मुख्यमंत्री मथुरा जाएंगे। मथुरा में जो महत्वपूर्ण रहने वाला है, वहां पर जो यमुना एक्सप्रेसवे है, उसका जो क्षेत्रीय कार्यालय है, वहां पर उनकी बैठक होने वाली है। और ब्रज तीर्थ विकास परिषद जो जिसका गठन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने किया है, ब्रज तीर्थ विकास परिषद, उसकी समीक्षा बैठक में वो हिस्सा लेंगे। करीब करीब 1 घंटे तक की बैठक चलेगी और उसके बाद जो मथुरा वृंदावन में तमाम विकास परियोजनाएं चल रही, चाहे सौंदर्यीकरण की बात हो, चाहे श्रद्धालुओं की सुविधा से जुड़ी तमाम चीजें हो, उसकी समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। और जो सबसे आखिर में उनका कार्यक्रम रहने वाला है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो केशव देव मंदिर है, वहां के गर्भगृह में जाएंगे और विधि विधान से दर्शन पूजन करेंगे। और 5 बजे तक कुल मिलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आगरा और मथुरा में दोनों जगह मिलाकर रहना है। आगरा की अगर बात करें तो आगरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन करना है। 250 बेड का ये हॉस्पिटल होने जा रहा है, जो अत्याधुनिक सुख सुविधाओं से लैस होगा। और खास बात यह है कि चाहे हृदय रोग हो, न्यूरोसर्जरी हो, लीवर और किडनी, तमाम तरह के इलाज यहाँ पर उपलब्ध होंगे। ये आप कह सकते हैं कि आगरा और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, उसके लिए एक बड़ी सौगात आज होने वाली है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आनंद, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अगली बड़ी खबर, रामनगरी में नव संवत्सर समारोह को ऐतिहासिक बनाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। राम मंदिर परिसर में आयोजित होने वाले इस विशेष कार्यक्रम के लिए करीब 5000 विशिष्ट मेहमानों की सूची तैयार कर ली गई है। समारोह की मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होंगी। वो राम मंदिर परिसर में लगभग 4 घंटे तक रहेंगी। साथ ही राम मंदिर के दूसरे तल पर श्री राम यंत्र व श्री राम नाम मंदिर स्थापना भी करेंगी। पहली बार किसी बड़े कार्यक्रम में दर्शन सुचारू रखने की योजना बनाई गई है। 19 मार्च को सुबह 9 बजे से अनुष्ठानों का शुभारंभ हो जाएगा। दक्षिण भारत, काशी व अयोध्या के 51 वैदिक आचार्य अनुष्ठानों को संपन्न कराएंगे। काशी के आचार्य पद्मभूषण पंडित गणेश्वर शास्त्री के नेतृत्व में समस्त अनुष्ठान होंगे। समारोह में केरल की आध्यात्मिक गुरुमा अमृता मरी, कर्नाटक के धर्माधिकारी पद्मभूषण वीरेंद्र हेगड़े और सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले की भी शामिल होंगे। मां अमृता के साथ 100 से अधिक अनुयायी भी अयोध्या आ रहे हैं। उनके ठहरने के लिए कमरे बुक कराए जा रहे हैं। मेहमानों में उत्तराखंड के भी कार सेवक शामिल हैं। इसके अलावा कार्यक्रम को व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के साथ ही अतिथियों के स्वागत, बैठने की व्यवस्था, पार्किंग और आवागमन की सुचारू व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मंदिर परिसर को भव्य सजावट से संवारने का काम भी अंतिम चरण में पहुंच गया है। प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट की ओर से समारोह को भव्य और सुव्यवस्थित बनाने के लिए लगातार बैठकें की जा रही हैं। अयोध्या जिले से करीब 1000 लोगों को मेहमान के रूप में आमंत्रित किया जाएगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रवि अयोध्या से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, बताइए क्या कुछ जानकारी है? 19 मार्च को भव्य कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है अयोध्या राम मंदिर में। रामनगरी अयोध्या में 19 मार्च को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था को हाई अलर्ट पर रखा गया है और प्रशासनिक स्तर पर लगातार बैठकें की जा रही हैं। और राष्ट्रपति को कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुबह लगभग 11 बजे राम मंदिर परिसर पहुंचेंगी और दोपहर 3 बजे तक वहां रहेंगी। इस दौरान मंदिर में दर्शन व्यवस्था की भी विशेष रूप से संचालित की जाएगी। राष्ट्रपति अपने दौरे के दौरान राम मंदिर निर्माण में लगे श्रमिकों से भी मुलाकात करेंगी और उनके योगदान की सराहना करेंगी। यह दौरा अयोध्या और राम मंदिर से जुड़े श्रद्धालुओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और प्रशासन इसकी तैयारियों में जुटा हुआ है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रवि, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज शनिवार को हरिद्वार पहुंच रहे हैं। वो दोपहर 12:15 पर जौलीग्रांट हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे।
12:45 पर हरिद्वार में जन जन की सरकार 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। बैरागी द्वीप में पुष्कर सिंह धामी सरकार के 4 वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित रैली को संबोधित भी करेंगे। इस रैली के जरिए धर्मनगरी से कई मुद्दों को साधने की भी कोशिश होगी। इस रैली को 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव का बिगुल भी माना जा रहा है। वो दोपहर 2:30 पर बैरागी द्वीप में नूतन न्याय संहिता पर राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन व अवलोकन भी करेंगे। शाम 3:30 पर उत्तरी हरिद्वार स्थित गार्डवीन होटल में मुख्यमंत्री सहित हरिद्वार के संतों के साथ बैठक भी करेंगे। आपको बता दें, आज केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह शनिवार को हरिद्वार पहुंच रहे हैं। दोपहर 12:15 पर वो जॉली ग्रांट हवाई अड्डे पर लैंड करेंगे। 12:45 पर हरिद्वार में जन जन की सरकार 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रुपेश वालिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुपेश, बताइए क्या कुछ जानकारी आज गृह मंत्री अमित शाह के हरिद्वार दौरे की? देखिए शालिनी, यहाँ पर उत्तराखंड सरकार के 4 वर्ष पूरे हुए हैं, तो इसी उपलक्ष्य में जन जन की सरकार कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जी। और इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भाग लेने देश के केंद्रीय एवं गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचेंगे। करीब 12:40 पर वो बैरागी कैंप में जो कार्यक्रम स्थल बना है वहां पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि व्यापक स्तर पर अमित शाह के कार्यक्रम की यहाँ पर तैयारियां की जा चुकी हैं। भाजपा का लक्ष्य सीधे सीधे ये है कि कार्यक्रम में करीब 1.5 लाख लोगों के जुटने का दावा भाजपा द्वारा किया जा रहा है। तो इसी कार्यक्रम की सफलता के लिए यहाँ पर तमाम जो भाजपा नेता और पदाधिकारी हैं वो पिछले काफी समय से लगे हुए हैं और इसी को देखते हुए सुबह से ही वहाँ पर बैरागी कैंप का जो पंडाल है, बैरागी कैंप स्थल में जो पंडाल है वहाँ पर लोगों की जो भीड़ है वो जुटनी शुरू हो गई है। सबसे पहले जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है वो यहाँ पर जो प्रदर्शनी लगाई गई है 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में, जो सरकार की नीतियां लागू की गई हैं, जो सरकार द्वारा विकास कार्य कराए जा रहे हैं, उनका प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। जिसके बाद यहाँ पर जो विशाल जनसभा है उसे संबोधित यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री करेंगे। व्यापक स्तर पर जो कार्यक्रम की तैयारियां वो यहाँ पर व्यापक स्तर पर चल रही हैं। बहुत बड़ा पंडाल यहाँ पर लगाया गया है। जिस प्रकार से भाजपा का दावा है कि करीब 1.5 लाख लोग वहां पर पहुंचेंगे, तो लगता है कि शायद वो चरितार्थ होता हुआ दिखाई देगा कि इतने लोग शायद वहां पहुंच सकते हैं। इसी को देखते हुए यहाँ पर पिछले काफी समय से ये तैयारियां चल रही हैं। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री के अलावा प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ये भी मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ पूरी कैबिनेट यहाँ पर मौजूद रहेगी और जो भाजपा के आला अधिकारी हैं वो भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के बाद जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है वो यहाँ पर गॉडविन होटल में जो भाजपा के संगठन के चेहरे हैं उनके कुछ चुनिंदा लोगों के साथ यहाँ पर मुलाकात करेंगे। उम्मीद ये लगाई जा रही है कि 2027 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उन विधानसभा चुनाव को देखते हुए यहाँ पर व्यापक रणनीति तैयार की जाएगी, क्योंकि हरिद्वार को प्रदेश सरकार द्वारा केवल इसलिए चुना गया है कि हरिद्वार जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें करीब 11 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें से पिछले लोकसभा चुनाव में 3 सीट भाजपा को मिली थी, 8 सीट पर कांग्रेस, बसपा और निर्दलीय काबिज हुए थे। इसी को देखते हुए हरिद्वार जो स्थल है वो हरिद्वार चुना गया है। तो उम्मीद यही लगाई जा रही है जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है वो यहाँ पर जनसभा के माध्यम से विधानसभा चुनाव का आगाज और बिगुल भी फूकने जा रहे हैं। जी फिलहाल जी उम्मीद यही लगाई जा रही है। जी रुपेश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अगली बड़ी खबर, मौसम में बदलाव के साथ अब झारखंड पुलिस की वर्दी में भी परिवर्तन किया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी करते हुए बताया है कि 9 मार्च से राज्य भर में पुलिसकर्मी ग्रीष्मकालीन वर्दी में ड्यूटी करेंगे। इसके तहत पुलिसकर्मी हाफ शर्ट यानी आस्तीन मोड़कर वर्दी पहन सकेंगे और टोपी के साथ ड्यूटी करेंगे। ये व्यवस्था 15 नवंबर तक लागू रहेगी। इस संबंध में झारखंड पुलिस मुख्यालय की ओर से आधिकारिक आदेश जारी किया गया है। यह आदेश आईजी प्रोविजन की ओर से जारी कर राज्य के सभी पुलिस विभागों और इकाइयों को भेज दिया गया है ताकि निर्धारित तिथि से इसका पालन सुनिश्चित किया जा सके। इससे पहले 4 नवंबर 2025 को आदेश जारी कर 15 नवंबर 2025 से शीतकालीन वर्दी लागू करने का निर्देश दिया गया था।
उस आदेश के बाद से राज्य भर में पुलिसकर्मी बंद आस्तीन वाली वर्दी और टोपी पहनकर ड्यूटी कर रहे थे। अब मौसम में गर्मी बढ़ने और तापमान में बदलाव को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने फिर से वर्दी में बदलाव करने का फैसला लिया है। फिलहाल आपको बता दें, यूजीसी रेगुलेशन के खिलाफ जंतर मंतर पर डीएमके के द्वारा आयोजित प्रदर्शन में शामिल होने से जुड़े मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, केसी वेणुगोपाल, कनिमोझी ए राजा समेत 11 लोगों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट सुनवाई करेगा। दिल्ली पुलिस इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 उपधारा ए और 3 उपधारा 5 के तहत ही चार्जशीट दाखिल करेगी। आपको बता दें, बड़ी खबर, यूजीसी रेगुलेशन के खिलाफ जंतर मंतर पर डीएमके के द्वारा आयोजित प्रदर्शन में शामिल होने से जुड़े मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, केसी वेणुगोपाल, कनिमोझी ए राजा समेत 11 लोगों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर आज राउज एवेन्यू सुनवाई करेगा। दिल्ली पुलिस इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 उपधारा ए और 3 उपधारा 5 के तहत ही चार्जशीट दाखिल करेगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, क्या जानकारी है? लगता है संपर्क टूट चुका है। तब तक हम खबर आपको बता देते हैं, यूजीसी रेगुलेशन के खिलाफ जंतर मंतर पर डीएमके के द्वारा आयोजित प्रदर्शन में शामिल होने से जुड़े मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, केसी वेणुगोपाल, कनिमोझी ए राजा समेत 11 लोगों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर राउज एवेन्यू सुनवाई करेगा। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 उपधारा ए और 3 उपधारा 5 के तहत ही चार्जशीट दाखिल की है। इसी खबर पर हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, क्या कुछ जानकारी है इससे संबंधित? यूजीसी रेगुलेशन के खिलाफ जंतर मंतर पर डीएमके के द्वारा आयोजित प्रदर्शन में शामिल होने से जुड़े कांग्रेस नेताओं पर आज राउज एवेन्यू सुनवाई करेगा। हाँ बिल्कुल, चूंकि जंतर मंतर पर जब यूजीसी का ये रेगुलेशन आया था तो इसको लेकर डीएमके ने एक प्रदर्शन आयोजित किया था जिसमें तमाम विपक्षी पार्टी हैं, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, डीएमके हो, इन लोगों ने एक जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया था। तो चूंकि जो इस मामले में दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है वो बीएनएस और की धारा है 223, जैसा कि हमने अपनी रिपोर्ट में बताया था, 223 ए और उसके सेक्शन 3 के 5 जो धारा है उसके तहत दर्ज की गई थी, जिसमें राहुल गांधी, अखिलेश यादव, केसी वेणुगोपाल, ए राजा, कनिमोझी समेत 11 लोगों को इसमें आरोपी बनाया गया था और इस मामले में दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है। क्योंकि इस मामले में जो यूजीसी का विरोध प्रदर्शन करते हुए इनका ये कहना था कि जो चीजें हो रही हैं वो यूजीसी का जो विरोध है वो बिल्कुल जायज है, लेकिन दिल्ली पुलिस इस मामले में बार बार इसका ये कहना था कि अगर कोई विरोध प्रदर्शन बहुत बहुत धन्यवाद विवेक तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।